हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से गद्यांश पद्यांश और साहित्यिक परिचय की किस प्रकार प्रिपरेशन करें, आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें बोर्ड एग्जाम में, और ख़ास तौर से क्लास 12 के लिए, 10th भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान का रखना है कि मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे सभी जो चैप्टर दिए गए हैं उनमें हर चैप्टर का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एक ही आच्छादक है तो fx1 बराबर fx2 लेते हैं तो इससे x1 बराबर x2 आता है। तो इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर उसकी बात करूँ तो ऐसे स्वतंत्र और परतंत्र की घटनाएं किस प्रकार से होती हैं, तो किस कंडीशन में स्वतंत्र होता है, किस कंडीशन में परतंत्र होता है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि हमें फार्मूले लर्न होने चाहिए। जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनमें जितने भी चैप्टर किए हैं उनके हमें फार्मूले लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब तक फार्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते मैथमेटिक्स में। तो हमें फार्मूले लर्न करने के लिए क्या करना चाहिए, एक चार्ट बना लें और उस चार्ट को दीवार पे अपने कमरों में चिपका लें और उन्हें अच्छे से रिवाइज करते रहें। तो जब हम सोएं तो हम उन्हें अच्छे से देख लें और फिर उसके बाद रिवाइज करें कि देखिए कौन सा फार्मूला, मतलब जैसे 10 फार्मूले हैं तो 10 फार्मूले आप देखिए कि एक एक करके पढ़ते जाइए और फिर आप देखिए जैसे 2 फार्मूले आपके बच गए तो आप उन 2 फार्मूलों को फिर से बुक उठाइए और फिर से देखिए कि मतलब कौन से फार्मूले 2 छूट गए हैं। तो इस प्रकार से फार्मूले लर्न होने चाहिए। फिर उससे बाद आता है तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन को समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये कैपेसिटी हमें कब विकसित होगी, जब हम मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे अंदर कैपेसिटी आएगी। जैसे कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को क्या करें, हम बाद में अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, लेकिन उसे सीरियल वाइज ही अटेम्प्ट करें। तो उसके लिए हम क्या करें, स्पेस छोड़ दें और आगे आगे जो आंसर नंबर है उसको हम करते चले जाएं। तो हमें क्वेश्चन को समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये बहुत बहुत मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर अब क्या है, जैसा कि टाइम देखो बहुत कम बचा है, तो जो आप जाइए यूपीएमएसटी वेबसाइट पे, उस पर आप देखिए कि कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं। तो आप उन्हें मतलब मत पढ़िए, इग्नोर कर, आप उन्हें मत पढ़िए, क्योंकि उन्हें पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। हम एक्चुअली करते क्या है कि हम पूरा सिलेबस ही पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो बस इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ने का प्रयास करते हैं लास्ट में। तो हमें करना क्या, यूपीएमएससी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करना है, और जो टॉपिक हटे उन्हें नहीं पढ़ना है और जो टॉपिक है उन्हें अच्छे से पढ़ना है। फिर हमें करना क्या है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं पर ज़्यादातर फोकस करना है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही फोकस करना है, ना कि हम जैसे कोई न्यू टॉपिक है तो आप उसे थोड़ा अभी 1 महीने के टाइम में आप स्ट्रेटेजी बना के आप समझ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने का प्रयास करें, जो वीक टॉपिक हैं, और लिख कर प्रैक्टिस करें। मैथ में होता क्या है कि मोर प्रैक्टिस मोर मार्क, मोर प्रैक्टिस मोर मार्क। तो आप मैथ में जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। कम से कम आप 3-4 घंटे मैथ को दीजिए डेली इस पेपर टाइम में। बस 3 ही 4 घंटे कॉपी है पूरे दिन में। तो फिर अब इस हिसाब से अगर हम
देखें तो एक स्टूडेंट की दो मतलब कंडीशन बनती है। एक होता है कि जो स्टूडेंट ने पूरे साल पढ़ा, अब वो मतलब कैसे कैसे पढ़े, और एक स्टूडेंट वो है जिन्होंने पूरे साल बहुत कम ही पढ़ा या फिर समथिंग प्रॉब्लम की वजह से वे नहीं पढ़ पाए। तो अब देखिए मतलब वो कैसे पढ़े जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, और वे स्टूडेंट जिन्होंने अभी थोड़ा ही पढ़ा है। तो अब मैं उस पर चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है, ये उनके लिए मतलब बता रहे हैं। पहला ये जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है, और दूसरे स्टूडेंट कौन से जिन्होंने थोड़ा समथिंग प्रॉब्लम की वजह से पूरे साल नहीं पढ़ पाए, लेकिन उन्हें अच्छे से अच्छे 90+ मार्क्स मैथमेटिक्स में लाना है, और भी 1 महीने में। तो मैं इसकी बता रहा हूँ। तो हमें करना क्या है कि एग्जाम्पल सबसे पहले लगाना है। एग्जाम्पल सॉल्व करना। तो मेनली हम करते क्या है कि एक्सरसाइज तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो उसमें एग्जाम्पल दिए रहते हैं उन एग्जाम्पल को हम लगाते नहीं है, और उन पे उतना ज़्यादा फोकस भी नहीं करते। तो आप देखिएगा 2 से 3 ईयर के PYQ उठा के देखिएगा, 45 से 50% आप देखिएगा एग्जाम्पल ही पूछ लिए गए हैं। डायरेक्ट जो NCERT की बुक होती है उसी में से डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लिए गए हैं। और दूसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि विविध प्रश्नावली सॉल्व करें। विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली सॉल्व करें। हम विविध प्रश्नावली पर भी उतना फोकस नहीं करते, जो कि मिसलेनियस होती हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं। तो अगर इसे मान लीजिए हम चैप्टर नहीं भी लगा रहे हैं, अगर मिसलेनियस लगा ले रहे हैं तो उस चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाता है। तो इसलिए मिसलेनियस जो प्रश्नावली हैं उन्हें सॉल्व करें। और फिर हम तीसरा पॉइंट कह सकते हैं कि जो 2 से 3 ईयर के PYQ हैं आप उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें। 2 से 3 ईयर के PYQ आप सॉल्व कर लीजिए। 2 से 3 ईयर के PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप बस केवल 1 महीने में बस केवल 2-3 ईयर के ही PYQ देख लीजिए, क्योंकि 2 ईयर में 7 14 सेट हो जाएंगे, और 3 ईयर में 21 अर्थात 21 सेट रहेंगे। तो उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। चाहे आप ऐसे सॉल्व करिए कि देखिए जो क्वेश्चन माइंड में ही लगाने का प्रयास करिए, देखिए जो बन जा रहा है आप उसे मत सॉल्व करिए, और देखिए जो नहीं बन रहा है आप उसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। फिर क्या है, आप मॉडल पेपर के MCQ आप करिए क्या कि जैसे 2 या 3 ईयर की 2 से या 3 ईयर के या फिर 3-4 ईयर के भी आप ले सकते हैं, 4 से 5 ईयर के भी, जो शॉर्ट आंसर टाइप है, बस केवल आप उन्हें मतलब पढ़ लीजिए, उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि मतलब उन्हीं से हमारे मार्क्स कटते हैं, क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनके 98 97 ऐसे ही मार्क आते हैं, क्योंकि वो मॉडल पेपर के MCQ पर वो बहुत कम फोकस करते हैं और लॉन्ग आंसर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसी वजह से उनके 98 रह जाते हैं। अगर वो इस पर फोकस करें तो उनके 100 में से 100% भी आ सकते हैं। फिर क्या हम कह सकते हैं कि 2 से 3 ईयर के PYQ आप इतने ही सॉल्व कर लीजिए। अब फिर हम दूसरा पॉइंट आते हैं, दूसरे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत कम ही पढ़ाई की है, तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहले वो स्टूडेंट करें क्या कि जैसे कलन एक चैप्टर है, कलन कैलकुलस, कैलकुलस कैलकुलस है। तो कैलकुलस में हमें मेनली करना क्या है कि ये आता है 44 मार्क्स का। कितना आता है? 44 मार्क्स का आता है। तो हमें सबसे पहले इसमें ये जो अवकलन, समाकलन ये सब रहते हैं, अवकलन, समाकलन, हमें करना क्या है कि ये अवकलन और समाकलन ये दोनों मिला के कुल मिला के 44 मार्क्स के हैं। तो हमें यहीं से सबसे ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो चैप्टर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वे चैप्टर जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और ज़्यादा मार्क्स के हैं, हमें सबसे पहले उन्हें सॉल्व करना है। तो जैसे कि देखिए अवकलन हो गया, समाकलन हो गया, 44 मार्क्स का हो गया, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हो गई, और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि रैखिक प्रोग्रामर हो गया। तो आव्यूह एवं सारणी हम कह सकते हैं, फिर आव्यूह एवं सारणी जो कि 13 मार्क्स का रहता है। तो हमें आव्यूह एवं सारणी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है, जैसे कि वो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेती है 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, और फिर 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1। तो हमें इसे सॉल्व करना रहता है, जबकि इसमें हम देखें तो बस केवल नॉर्मल सी सॉल्विंग रहती है। तो इन्हें हम सॉल्व करने का प्रयास करें। फिर उसके बाद हम देखें तो इसी में ए इनवर्स निकालना आता है, मतलब कि इनवर्स निकालना रहता है। तो वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आव्यूह एवं सारणी से। ये सब मतलब बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से अच्छे। फिर अगर हम बात करें तो जैसे संबंध एवं फलन में आ जाता है, संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन में इसमें से कौन क्वेश्चन पूछता है, इसमें में से बस केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बताइए कि यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। तो इसमें बताइए कि ये एक तो तुल्यता संबंध में होता क्या है कि इसमें कहता है स्वतुल्य है, सम्मित है या फिर संक्रामक है, स्वतुल्य है या फिर सम्मित है या फिर संक्रामक है। तो ये सब हमें पूछ लिया जाता है, स्वतुल्य है, सम्मित है या फिर संक्रामक है। फिर अगर हम उसके बाद बात करें तो आप ये तो हो गया मतलब पढ़ने का। अब हमें डेली रूटीन मतलब कैसे सेट करना है, तो वो तो हम सिलेबस पर चर्चा किए। अब फिर उसके बाद हम कह सकते हैं आप डेली टाइम टेबल बनाइए, डेली टाइम टेबल। तो आप करिए क्या कि आप डेली टाइम टेबल बनाइए और डेली टाइम टेबल बना के पढ़िए। चाहे आप वीकली टाइम टेबल बना लीजिए, वीकली टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल आप करिए क्या
कि डेली टाइम टेबल में आप जैसे कि आप ये सेट करिए कि आज मुझे मैथ में पहला चैप्टर फिनिश करना है और फिर उसके बाद मुझे इंग्लिश में ये पढ़ना है। तो इंग्लिश तो हम वैसे एक मतलब कि बस केवल आधा घंटे ही दे के मतलब कर सकते हैं, लेकिन मैथ को कम से कम 3-4 घंटे देना बहुत ज़रूरी है। तो डेली टाइम टेबल बनिए या फिर वीकली, फिर अपना वीकली मतलब टेस्ट लीजिए कि आप देखिए डेली टाइम टेबल के हिसाब से चल पा रहे हैं कि नहीं। तो आप इस तरीके से डेली टाइम टेबल, और फिर हम कहेंगे क्या कि जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू है, जो प्रीवियस प्रीवियस ईयर के मॉडल जो पेपर हो गए हैं, पीवाईक्यू उन्हें सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। आप बस केवल जैसे एक ही ईयर का सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि बस केवल 7 सेट ही सॉल्व कर लीजिए, जिनकी थोड़ा कम वो मतलब मार्क्स गेन करना है, या फिर उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं गेन करना लेकिन कम से कम 90 के ऊपर। तो आप प्रीवियस ईयर के बस केवल 1 ईयर के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, तो जैसे कि उसमें समाकलन में रहता है कि कोई भी टी मान के करें कि कैसे करें, टी माने कि किसको टी माने, जिसमें अपने आप से मतलब करना रहता है उन्हें कैसे करें। तो इन्हें थोड़ा टफ हो जाता है करना। तो आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और करिए क्या कि जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे आप टिक कर लीजिए। आप ऐसे सही का निशान बना लीजिए, टिक करें। तो जैसे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर टिक कर लीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी हो। तो इस प्रकार से आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी मैथ की प्रिपरेशन अच्छे से होगी। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।